नमस्कार, द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि द स्टडी संस्थान यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए नए नए इनिशिएटिव लाता रहा है। इसी क्रम में हमारा नया प्रोग्राम करंट अफेयर्स दिस वीक के तहत हम यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को साप्ताहिक रूप से कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम हम देखेंगे वोस्ट्रो और नोस्ट्रो खाता। हाल ही में रोस बैंक, टिंकोफ बैंक, सेंट्रो क्रेडिट बैंक और मॉस्को के क्रेडिट बैंक सहित 20 रूसी बैंकों ने भारत में भागीदारी बैंकों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोले हैं। तो चलिए जानते हैं कि वोस्ट्रो और नोस्ट्रो खाता क्या है। वोस्ट्रो शब्द जिसका लैटिन भाषा में अर्थ तुम्हारा होता है और नोस्ट्रो शब्द जिसका लैटिन भाषा में अर्थ हमारा होता है। वोस्ट्रो खाता नोस्ट्रो खाते का एक अन्य नाम है। यह एक बैंक के द्वारा नियोजित खाता है जो ग्राहकों को दूसरे बैंक के ओर से पैसा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। वोस्ट्रो और नोस्ट्रो खाता दोनों विदेशी मूल्य वर्ग में खोले जाते हैं। किसी बैंक का दूसरे देश के बैंक में एक खाता होता है जिसे नोस्ट्रो खाता कहते हैं। इस खाते में विदेशी बैंक की मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक भारतीय बैंक के द्वारा किसी फॉरेन बैंक के अंदर अपने खाता खोलना वोस्ट्रो खाता कहलाएगा और उस खाते के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाएगा, उसी प्रकार किसी विदेशी बैंक का भारतीय बैंक के अंतर्गत खाता एक नोस्ट्रो खाता होगा, परंतु वह खाता भारतीय मुद्रा के अंदर प्रयोग होने के कारण भारत के लिए एक वोस्ट्रो खाता होगा। वोस्ट्रो खाते के माध्यम से घरेलू बैंक वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। वोस्ट्रो खाता सेवाओं में वॉइस ट्रांसफर निष्पादित करना, विदेशी विनिमय करना, जमा और निकासी करना व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी लाने का काम करते हैं। व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाजार के आधार पर निर्धारित की जाती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के तहत मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत सीमा पार लेन देन की आवाजाही पर निगरानी की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इन बैंक खातों में पात्रता के क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं। सर्वप्रथम भागीदार देशों के बैंकों को एक अधिकृत घरेलू डीलर बैंक से संपर्क करना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर घरेलू बैंक के द्वारा विवरण प्रदान करते हुए शीर्ष बैंकिंग विनियामक संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। घरेलू बैंकों के द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि संपर्की बैंक उच्च जोखिम और गैर सहकारी क्षेत्राधिकारों पर वित्तीय कार्यवाही टास्क फोर्स में उल्लेखित देश की सूची में शामिल ना हो। एक अधिकृत बैंक के द्वारा एक देश के विभिन्न बैंकों में कई वोस्ट्रो खाते खोले जा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है दल बदल विरोधी कानून। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दल को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने पर चुनाव आयोग के निर्णय पर भारी विरोध देखने को मिला। तो चलिए जानते हैं कि विवाद का मुख्य कारण क्या है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत बहुमत के आधार पर शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर के उपयोग का निर्धारण एकनाथ शिंदे की सरकार को दिया गया है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों के भीतर विवाद या विलय के मुद्दे का निर्णय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया गया है। यह अधिकार पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल में विभाजन के मामले पर किया जा सकता है। आमतौर पर चुनाव आयोग के द्वारा विवाद में शामिल गुटों को अपने मतभेद को आंतरिक रूप से हल करने और अदालत जाने की सलाह दी जाती है। चुनाव आयोग के द्वारा अब तक लगभग सभी दावों में पार्टी के प्रतिनिधियों, अधिकारों, सांसदों और वरीयताओं को स्पष्ट बहुमत के आधार पर मान्यता प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1971 में सादिक अली और एक अन्य बनाम चुनाव आयोग में अपना दायरा बरकरार रखा, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत प्राप्त दल को पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम के प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया, परंतु यह दायरा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक पार्टियों के रूप में लागू किया गया, न कि पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल को। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 से पूर्व चुनाव नियम अधिनियम 1961 के तहत चुनाव चिन्ह आदेश 1968 से पूर्व चुनाव नियम अधिनियम 1961 के तहत सूचना और कार्यकारी आदेश जारी किया गया कि जिस दल को पार्टी का चिन्ह मिला है उसके अलावा पार्टी के अलग अलग समूहों को खुद का एक अलग पार्टी के रूप में पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इसके अलावा हम संविधान के अंतर्गत दलों में विभाजन के संबंधित प्रावधानों को देखना आवश्यक है। 10वीं अनुसूची, जो आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून के रूप में जानी जाती है
और इसका उद्देश्य कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों के द्वारा राजनीतिक दल बदले जाने की गतिविधियों पर रोक लगाना है। संसद ने वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया। इसका उद्देश्य सदस्यों के द्वारा राजनीतिक दल बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाना और इस प्रकार सरकारों के लिए स्थिरता लाना है। चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए भारत के संविधान के द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसे संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है काजीरंगा नेशनल पार्क। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2022 में काजीरंगा नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व में आयोजित राइनो जनसंख्या गणना पर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किए गए। तो चलिए जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक है। यह गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नगांव जिले की सीमाओं को स्पर्श करता है, जो भारत के असम राज्य में स्थित हैं। यह दुनिया के एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति की 2/3 आबादी का आवास स्थल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे बाघ, हाथी, जंगली भैंस, पूर्वी दलदली हिरण आदि वन्य जीवों के लिए पूरी तरह से संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। सरकार के द्वारा इस अभयारण्य को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2006 में इसे आधिकारिक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान से अभिप्राय ऐसे उद्यान से है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली के द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के वन्य जीवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां डिफ्लू और धनसरी प्रवाहित होती हैं और इस उद्यान के उत्तरी सीमा ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में कुछ अन्य तथ्य। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है, जिसे यहाँ यारलुंग सांगपो भी कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे जमुना कहते हैं। पद्मा अर्थात गंगा से मिलने के पश्चात इसकी संयुक्त धारा को मेघना नाम दिया गया है, जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। वन हॉर्न राइनो। भारतीय राइनो, जिसे वन हॉर्न राइनो भी कहा जाता है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा वन्य जीव है। यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। इस राइनो की पहचान इसके एकल सींग और त्वचा में भारी सिलवटों से की जाती है। यह न केवल पूर्वोत्तर भारत के असम में बल्कि नेपाल और भूटान के तराई क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसकी संख्या हिमालय की तलहटी नदियों में वन्य क्षेत्रों तक ही सीमित है। यह राइनो की 5 प्रजातियों में से एक है। इसकी अन्य 4 प्रजातियों में ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, जावा राइनो और सुमात्रन राइनो शामिल है। ब्लैक और व्हाइट राइनो मुख्यतः अफ्रीका में पाए जाते हैं। वे अपने सींगों के व्यापक शिकार के कारण अफ्रीका के सबसे लुप्तप्राय स्तनधारियों के रूप में जाने गए हैं। इनके सींग कैरोटीन से बने होते हैं, जिनका प्रयोग प्रसाधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। जावा राइनो एक सींग वाले राइनो परिवार का एक सदस्य है, जो सुमात्रन राइनो से आकार में छोटा होता है। सुमात्रन राइनो जीवित राइनो में सबसे छोटे और 2 सींग वाले एकमात्र एशियाई राइनो हैं। इनके शरीर पर अन्य राइनो प्रजातियों की तुलना में अधिक गहरे बाल पाए जाते हैं, जो इनकी अधिक ऊनी राइनो से अधिक निकटता प्रस्तुत करते हैं। IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत व्हाइट राइनो को संकट के निकट श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं ब्लैक राइनो गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। वन हॉर्न राइनो सुभेद्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल है और जावा और सुमात्रन राइनो को संकटग्रस्त और गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है EPFO का उच्च पेंशन विकल्प। हाल ही में EPFO के द्वारा घोषणा की गई कि EPFO सदस्यों का एक वर्ग एक से अधिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है और वास्तविक मूल वेतन पर 8.33% कटौती की मांग कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि EPFO के द्वारा किए गए मसौदे में क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात EPFO ने अपने पुराने सदस्यों के एक वर्ग को कर्मचारी पेंशन योजना अर्थात EPS के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी है।
ईपीएस को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा प्रशासित किया जाता है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को बरकरार रखा, जिसमें ईपीएस में पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपए से प्रति माह को बढ़ाकर 15,000 रुपए तक प्रति माह कर दिया गया था। बढ़ाई गई राशि 15,000 रुपए हालिया 8.33% के बराबर है। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ अर्थात प्रोविडेंट फंड में जाता है। इसके अलावा नियोक्ता के द्वारा 12% का योगदान ईपीएफ में 3.67% और ईपीएस में 8.33% के रूप में विभाजित किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा कर्मचारी की पेंशन के लिए 1.16% का योगदान किया जाता है। इस पेंशन योजना में कर्मचारी के द्वारा योगदान नहीं किया जाता, परंतु नियोक्ता के द्वारा इसमें 12% का योगदान किया जाता है। कर्मचारी और नियोक्ता के द्वारा ईपीएफ में योगदान दिया जाता है, वहीं ईपीएस में केवल नियोक्ता के द्वारा योगदान दिया जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु कुछ मूल मापदंडों का निर्धारण किया गया है। जो 1 सितंबर 2014 से पहले के सदस्य थे और उस तारीख के पश्चात भी इसके सदस्य बने रहे, उन्हें इस पेंशन का लाभ प्रदान करने का अधिकार है। कर्मचारी और नियोक्ता जिन्होंने 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की वेतन सीमा से अधिक वेतन का योगदान दिया हो, वे इस पेंशन के हकदार हैं। कर्मचारी और नियोक्ता जिन्होंने ईपीएस सदस्य होने के दौरान संयुक्त विकल्प का चुनाव नहीं किया था, वे इस योजना के हकदार हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है संसद रत्न पुरस्कार। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षाओं से प्रेरित संसद रत्न पुरस्कार से संसद के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को सम्मानित करने की घोषणा की गई। तो आइए जानते हैं कि संसद रत्न पुरस्कार क्या है। इस पुरस्कार को 2010 में स्थापित किया गया था, जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षाओं से प्रेरित है और इसका प्रथम संस्करण चेन्नई में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य सर्वोच्च विधायी निकाय में अपने काम के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों की पहचान करना और सम्मानित करना है। अब तक 90 सांसदों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2023 में इस पुरस्कार का 13वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एक जूरी समिति ने पुरस्कार के लिए कुल 13 सांसदों और 2 संसदीय समितियों को चुना है। इस वर्ष पहली बार आजीवन पुरस्कार को भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हमें यह जानना आवश्यक है कि संसद रत्न पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। इसे आईआईटी मद्रास के समर्थन से प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के संचार रणनीतिकार के श्रीनिवास के सहयोग से शुरू किया गया था। शुरुआत में यह संचार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, परंतु वर्तमान में इसे सर्वोच्च विधायी निकायों में अपने काम और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत विजेताओं का चयन जूरी समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रख्यात सांसद और नागरिक समाज के व्यक्ति शामिल होते हैं। हाल ही में इसकी अध्यक्षता अर्जुन राम मेघवान और सह अध्यक्षता टीएस कृष्णमूर्ति ने की थी। हमारी नेक्स्ट न्यूज है कैविएट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष अदालत की संवैधानिक पीठ ने शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में कैविएट की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। कैविएट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय किसी व्यक्ति को सावधान करने से है। जब किसी व्यक्ति को यह आशंका होती है कि कोई उसके खिलाफ अदालत में मामला दायर करने जा रहा है, तो वह एहतियाती उपाय यानी कैविएट पिटीशन दाखिल कर सकता है। यह अदालत को सूचित करने वाली एक सूचना है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके खिलाफ एक मुकदमा या आवेदन दर्ज कर सकता है और अदालत को कैविएट अर्थात कैविटोर को उचित मामले में उसके समक्ष लाना है, ताकि किसी भी मामले का निर्णय करने से पहले एक उचित सुनवाई की जा सके। कैविएट दर्ज करने वाले व्यक्ति को कैविएटर अर्थात कैविटोर कहा जाता है। दाखिल कैविएट याचिका 3 महीने के लिए लागू रहती है। अगर इसी अवधि के दौरान प्रतिद्वंदी पार्टी के द्वारा कोई मामला दायर नहीं किया जाता, तो कैविएटर को अदालत में फिर से याचिका दायर करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, कानूनी रूप से कैविएट एक औपचारिक नोटिस को संदर्भित करता है, जिसमें अदालत से अनुरोध किया जाता है कि वह कैविएट दर्ज करने वाले व्यक्ति को पूर्व सूचना प्रदान करे और कुछ निर्दिष्ट कार्रवाई करने से परहेज करे। निर्मल चंद्र दत्ता बनाम गिरीन्द्र नारायण रॉय वाद।
कैविएट शब्द को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 1978 के निर्मल चंद्र दत्ता बनाम गिरीन्द्र नारायण रॉय के फैसले से इतर कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। अदालत ने इस शब्द को सावधानी से या चेतना के रूप में परिभाषित किया है, जिसके अंतर्गत कैविएट दर्ज करने वाले पक्ष को नोटिस दिए बिना कोई कदम उठाना अमान्य होगा। यह कैविएट दर्ज करने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रशासन से संबंध के मामले में एक एहतियाती उपाय है। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।